इन यूरोप, कार्ल मार्क्स ए जर्मन थिंकर। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? कार्ल मार्क्स, इट वाज ए कम्युनिस्ट, अ जर्मन थिंकर एंड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब है वर्कर के फेवर में, ठीक है। सो बिलीव दैट कंडीशन of worker cannot improve as long as profit is accumulated by private industries. That condition of workers cannot improve as long as profit is accumulated in hands of capitalist. कैपिटलिस्ट का मतलब है पूंजीवादी, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो। कैपिटल का मतलब पूंजी। तो ऐसा उसका थिंकिंग था। सो कार्ल मार्क्स इस तरीके से सोचता है, वर्कर्स शुड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये जिम्मेदारी वर्कर की है कि वो उनको मार डालें या जो भी करें, वर्कर शुड, और उनका सामान लूट लें। ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, ऐसा वो मानता था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि नाउ ये भी माना जाने लगा था कि जो सोशलिज्म है दैट इज़ नेचुरल। यूरोप में तो सोशलिज्म फेमस नहीं था, बट रशिया में सोशलिज्म को नेचुरल माना जाता था, क्योंकि वो लोग अपनी जो ज़मीन है वो जब खेती करते थे तो एक साथ मिला लेते थे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, और फिर उसके बाद ज़मीन सबकी वही रहती थी। तो इस तरीके से वो कॉमन प्रॉपर्टी बना लेते थे। ऐसा और कहीं पर नहीं था वर्ल्ड में, कहीं पर भी। तो उन लोगों का मानना था कि सोशलिज्म वहाँ आ सकता है। नाउ अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने जैसे 10 लोगों ने कहा कि हम लोग अलग अलग खेती नहीं करेंगे, हम लोगों की सारी ज़मीन एक साथ है, ट्रैक्टर चलाओ। और फिर उसके बाद उन्हें मालूम होता था किसकी 10 एकड़ है, किसकी 20 एकड़ है। तो जो प्रॉफिट आता था सब मिल के काम करते थे, तो जो प्रॉफिट आता था वो उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो वो अलग अलग खेती नहीं करते थे। और सोशलिज्म यही कहता है कि प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं हो सकती किसी की, वो गवर्नमेंट की होती है। तो वहाँ के थिंकर्स का ये मानना था कि रशिया में तो नेचुरल सोशलिज्म है, लोग तो वहाँ अपनी ज़मीन अपनी समझते ही नहीं है, वो तो एक साथ मर्ज कर लेते हैं, तो वहाँ सोशलिज्म आ सकता है। अच्छा, 1914 में ज़ार निकोलस बहुत करप्ट वहाँ का शासक था, और इसलिए जो पीजेंट्स थे वो रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड को मार दिया करते थे, ऐसा होता था। तो इस तरीके से ये चीज़ चली। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप में तो सोशलिज्म फेवरेबल नहीं हुआ, वहाँ पर फेवरेट नहीं था, और सोशलिज्म ने कोई भी वहाँ की जो मोनार्की थी उसे ओवरथ्रो नहीं किया। लेकिन अक्टूबर में एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और वहाँ की मोनार्की जब फरवरी में गिर गई, और उसके बाद अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हुआ। सो दिस इज़ कॉल्ड रशियन रिवॉल्यूशन। हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि हुआ क्या था। नाउ अब देखो कि ये बात हमने आपको बता दी थी कि इन 1914 ज़ार निकोलस, ये आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, ज़ार निकोलस टू रूल्ड रशिया। 1900 से रूल कर रहा था, 1914 तक भी रूल किया, 1917 में ये हट गया था। तो 17 साल रूल किया, 1900 से 1970 रूल्ड रशिया। और वो कैसा था? ही वाज करप्ट था, पहली बात
सो करप्ट भी था और इसके अलावा सेल्फ विल्ड, अपनी इच्छा चलाता था, सेल्फ विल्ड एंड ऑप्रेसिव रूलर, दमनकारी था, लोगों पर अत्याचार करता था रूलर। तो इस तरीके से था। ही इग्नोर्ड पब्लिक वेलफेयर एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स। उसने वहाँ के लोगों का, ये हमने लिखा दिया था। अब जरा देखो कि रशियन डिमांडेड, तो इस वजह से रशियन डिमांडेड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बट ही टर्न डाउन देयर डिमांड। तो रशियन ने कहा कि हमको भी एक जिम्मेदार गवर्नमेंट चाहिए, बट उस ज़ार निकोलस ने क्या किया, उनकी डिमांड ही टर्न डाउन कर दी। रशियंस, और किससे वो इम्प्रेस्ड हुए रशियंस? इम्प्रेस्ड बाय सोशलिज्म इन यूरोप। इन यूरोप एंड जो भी वहाँ चेंजेस हो रहे थे, रिवोल्यूशंस इन यूरोप, सिर्फ सोशलिज्म से नहीं, यूरोप में तो मोनार्की हट भी रही थी, एंड रिवोल्यूशंस इन यूरोप, डिमांडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो उन्हें जवाब दे कि कहाँ जा रहा है उनका पैसा। मेंट बट ही टर्न डाउन कर दी। ये भी कहा जाता है कि जब ज़ार निकोलस वहाँ पर, उसने क्या किया, ट्रेन में भर करके, बोगीज में भर कर पैसा ले गया था, सोना, लेकिन वो बोगी कुछ लोगों ने पुल के ऊपर से पलटा दी और सारा पैसा और सोना पानी में बह गया। वो कहाँ गया, कितना अंदर गया, अभी भी वो लेक में है, इतना सारा खजाना है। तो बहुत लोग जाते भी हैं, वहाँ की कोई एक लेक है, तो वो सारी ट्रेन को ही पलट दिया लोगों ने इतना पैसा था। डिमांड, तो उसने फिर उनकी डिमांड भी नहीं मानी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी, मतलब अक्टूबर रिवॉल्यूशन तक हम धीरे धीरे पहुंचेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ क्यों। सबसे पहले हम 1904 से शुरू करेंगे। इन 1914 तक आएंगे, लेकिन 1904 से शुरू कर रहे हैं। 1904 वाज ए बैड ईयर फॉर वर्कर्स। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज वेरी हाई, वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%, वर्कर्स देयरफॉर वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग डे टू 8 आवर्स। कई चीज़ें थी वहाँ पर, प्राइस हाई हो गए थे चीज़ों के, चीज़ें मिल नहीं रही थी खाने को, क्योंकि लगातार वर्ल्ड में वार्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से सैनिकों को खाना भेज, हाँ वर्ल्ड वार तो 1914 में हुआ था, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत वार हो रहे थे, आपस में भी वार हो रहे थे। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज वेरी हाई, प्राइस ऑफ और इस वजह से भी ये जो रशिया था, रशिया के ज़ार निकोलस ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया था, तो इसकी सेना भी पोलैंड के लोगों से जंग लड़ रही थी। वो पॉलिश को अपने कब्जे में कर लेना चाहता था। आप जो भी देखोगे तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन पोलैंड अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे है पोलैंड, ये देखो ये है बुक का मैप, आपकी बुक का मैप है फिगर 4, ये एरिया पोलैंड है, ये पोलैंड। तो इसने इस पे अधिकार कर लिया था, बाद में जर्मनी ने इस पे कब्जा कर लिया। तो अलग अलग ईयर में धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहीं। ये तो 1914 का है, तो पहले रशिया का अधिकार था 1904 में, तो फिर सारी सेना वहाँ के रिवोल्यूशनरीज से लड़ती रही, तो खाना इनके यहाँ कम पड़ गया, खाना कम पड़ गया तो चीज़ें महंगी होने लगी, और महंगी होने लगी तो फिर अब पीजेंट्स ने इसके लिए रिवोल्यूशन किया, ऐसा हुआ। नाउ अब देखो कि 1904 में क्या हुआ, वर्कर्स के लिए बैड ईयर था। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज वेरी हाई,
एंड वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%, लोगों की प्राइस बढ़ गई और तनख्वाह कम कर दी गई, क्योंकि प्राइजेस हाई हो गए, काम था नहीं। तो बहुत सारे लोग अगर काम करने वाले होते हैं तो जो कम पैसे में काम करता है ना, लोग उसी को रख लेते हैं कि अरे 10 लोग काम करने वाले आए हैं और 5 ही लोगों का काम है, तो जो पैसा कम मांगेगा उसी को देंगे काम। सो वेजेस, जो उनकी पगार थी, डिक्लाइंड बाई 20%, दाम बढ़ गए और वेजेस कम हो गई। एंड लोग फिर अपना खर्चा मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए उन्हें अब ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ता था। इवन 18 आवर्स काम करते थे लोग, 6 घंटा सोते थे, बाकी काम करते थे। आप समझिए 8 आवर्स से ज़्यादा लीगल नहीं है, लेकिन वहाँ रशिया में इतना इतना टाइम तक काम करना पड़ता था, 2 शिफ्ट में काम करते थे। तो वर्कर्स डिमांडेड, so workers demanded for reduction of working hour, reduction of working hour, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। ये इंडिया में 8 आवर्स पर डे का चलता है, जबकि स्वीडन और नॉर्वे इतने रिच कंट्री हैं, वहाँ पर 3 घंटे पर डे का चलता है। 3 घंटे काम करना है बस फिर पूरा दिन आराम। इसलिए वो है, उनका जो हैप्पी इंडेक्स है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, वो लोगों को या तो अगर हफ्ते में 8-8 घंटे काम करते हैं तो 3 अर्न, उनके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाती। वो बोलती है कि हम लोग बहुत अमीर हैं, हमें आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, आप जो कमाते हैं वही खाओ। हफ्ते में 3 दिन 8 घंटे काम कर लो, 4 दिन आराम करो। 4 दिन का वीकेंड होता है उनका। तो ऐसा होता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी है। रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, कि उनको अच्छी जगह, जो डॉर्मेट्री है जहाँ रहते हैं रहने के लिए, वो अच्छी जगह भी दी जाए। तो 1904 में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, वर्कर्स टू के पीसफुल प्रोसेशन, इसी चीज़ को लेकर जनवरी में। तो वर्कर्स टुक आउट, मतलब उन्होंने शांति मार्च निकाला, चुपचाप स्लोगन्स लेकर के कि हमें अच्छा काम दो और अच्छी कंडीशन दो, हमारी पगार बढ़ाओ, घंटे कम करो। टुक आउट पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुल प्रोसेशन का मतलब होता है शांति मार्च। बट वेन द प्रोसेशन रीच्ड द विंटर पैलेस, ये जो खड़ा है ना, ये विंटर पैलेस ही है, ये ज़ार निकोलस अपने विंटर पैलेस में ही खड़ा है। तो इन द वाइट हॉल ऑफ विंटर पैलेस लिखा भी है। तो अब ये पीट्सबर्ग है, उस समय यही राजधानी थी वहाँ की, सेंट पीट्सबर्ग। सो पीसफुल प्रोसेशन, बट व्हेन प्रोसेशन रीच्ड द विंटर पैलेस ऑफ, जो कैपिटल थी राजधानी में, विंटर पैलेस में पहुंचा उनका शांति मार्च। तो क्या हुआ, देन दे वर अटैक्ड बाय पुलिस। तो और उनकी कोई एजेंसी थी जिसे कोसैक्स कहते हैं। सो वो लोग, उन लोगों ने, पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया। सो दे वर attacked by police and over 100 workers were killed, जबकि वो लोग पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, एंड 300 इंजर्ड। ओवर, हाँ 100, ये इंपॉर्टेंट इवेंट मानी जाती है। वर्कर्स वर किल्ड एंड इस चीज़ को ब्लडी संडे भी कहा जाता है, यानी खूनी रविवार। एंड 300 वर इंजर्ड। सो दिस इज नोन एज, दिस
इंसिडेंट पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। तो अब इस तरीके से इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस स्ट्राइक्स टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, अब सब जगह इसके विरोध में हड़ताल होने लगी। ड्यू टू दिस स्ट्राइक took over all over the country. Now this brought several consequences. इसकी वजह से ब्लडी संडे की वजह से क्या हुआ, कमेटीज एंड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब इसके बाद ज़ार निकोलस ने क्या किया, वहाँ पर बहुत सारी जो कमेटी थी जो इस तरीके से रिवोल्यूशनरिस्ट थे उनको सबको इलीगल ठहरा दिया गया। सो ड्यू टू दिस, तो ज़ार ने क्या किया, डिक्लेयर्ड मैनी कमेटीज, जो वर्कर की कमेटी थी अब उनको आपस में बैठकर कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती थी, एंड यूनियंस, वर्कर यूनियन भी होती थी, वर मैनी कमेटीज एंड यूनियंस इलीगल, उसको उसने डिक्लेयर कर दिया इलीगल। तो ये भी कर दिया गया। और इसके बाद द फर्स्ट ड्यूमा, जार डिसमिस द ड्यूमा विद इन 75 days एंड इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। ड्यूमा क्या होता था कि लोग जो इलेक्ट करके भेजते थे लोग, अब पार्लियामेंट होती थी, तो उसको भी ज़ार ने इलीगल कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ज़ार डिसमिस्ड फर्स्ट ड्यूमा, अभी इलेक्ट होके आई थी, तो फर्स्ट ड्यूमा को ही, यानी इलेक्टेड पार्लियामेंट, तो फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days के अंदर डिसमिस कर दिया, एंड री इलेक्टेड ड्यूमा विद इन 3 months। So he did not want any questioning of his authorities on reduction of power, and that second Duma was his puppet only। क्योंकि जब वो ऐसा करेगा, नई ड्यूमा बना देगा, तो उन्हें भी डर लगेगा हमें भी ना हटा दें। सो जो नया ड्यूमा था वो पपेट था। सो ज़ार डिडंट वांट एनी क्वेश्चनिंग on his authority, on his authority or reduction of power। मतलब वो ये नहीं चाहता था कि ड्यूमा उसकी पावर कम कर दे कि अब तुम्हें इस चीज़ का अधिकार नहीं, अब सेना तुम्हारे हाथ में नहीं है, सेना अब हमारे हाथ में है। वो चाहता था सेना भी मेरे कंट्रोल में रहे, मीडिया भी मेरे कंट्रोल में रहे, इकॉनमी में मेरे कंट्रोल में रहे, कोई पावर अपनी कम नहीं करना चाहता था। कहता था ड्यूमा मेरी पपेट बन के रहे बस। सो अब बात आ गई धीरे धीरे करके, ये तो 1905 की थी। 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया 1914 में, और 1914 में ही ये 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। अब ज़रा आगे देखो तो क्या हुआ कि रशिया वाज इनिशियली पॉपुलर, एंड इसमें द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एमंग रशियंस, कि भाई ठीक है हम भी लड़ाई कर रहे हैं। वर्ल्ड वार में रशिया भी शामिल था ना, जर्मनी के खिलाफ। तो इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार टुक प्लेस। लेकिन लोग थोड़े दिन में क्या होता है, जब महंगाई बढ़ने लगती है, शुरू शुरू में तो वार सबको अच्छा लगता है, लेकिन वार के कॉन्सिक्वेंसेस तो अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या पीपल पसंद करेंगे वार को? तो फर्स्ट वर्ष शुरू में देशभक्ति की भावना रहती कि हमारा देश जीत जाए,
लेकिन बाद में लोग पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस एंड इन रशिया, रशिया में क्या हुआ है, ये मतलब किस तरीके से हुआ, कैसे, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुई तो वो कैसे हुई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक 1905 का है कि ब्लडी संडे हो गया, लोगों ने पीसफुल प्रोसेसन निकाला, मार दिया गया, और फिर उसके बाद उसने ड्यूमा को हटा दिया और नई ड्यूमा बना दी। अब फिर इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गया। यही है, पहले वर्कर्स ने पीसफुल प्रोसेसन निकाला, उनको मार दिया गया, फिर इसके बाद उसने इसे ब्लडी संडे कहा गया, फिर उसके बाद उसने ड्यूमा को हटा दिया कि पुराना ड्यूमा रहेगा तो हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, उसमें पावरफुल रहेगा, तो उसको हटा के नया ड्यूमा बनाया जिससे कि वो लोग बोल ना सकें। अब इसके बाद वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है ना। सो इन रशिया वार वाज इनिशियली पॉपुलर, लोगों ने शुरू में तो सहयोग दिया, एंड rallied around the czar and people supported czar, but people with supported czar, and जो people थे और जो दूसरी पार्टीज़ थी तो वो, एंड अदर पार्टीज़ जो वहाँ दूसरी पार्टीज़ भी थी, उन्होंने कहा कि भाई वार है तो देश को एक साथ होना चाहिए। सपोर्टेड जार, क्योंकि उन्हें भी ये लगता था कहीं जर्मन हमें ना आक्रमण कर दें, हिटलर मतलब उस समय जो था नेपोलियन का था, तो वो हम पर आक्रमण ना कर दे, तो इसलिए उन्होंने ज़ार को सपोर्ट किया। बट ज़ार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट मेन पार्टी इन ड्यूमा। बाद में इसने क्या किया, ये ड्यूमा को इसने कंसल्ट करना ही बंद कर दिया, अपने मन से ये अब अपने निर्णय लेने लगा, ड्यूमा को ये इग्नोर करने लगा। बट लेटर ऑन, जार का मतलब राजा होता है, जार, ठीक है, स्टॉप्ड कंसल्टिंग, तो ये अब कंसल्ट नहीं करता था। मेन पार्टीज एंड ड्यूमा, उनसे ये कंसल्ट नहीं करता था। सो and he lost support and anti-German sentiments ran high। तो अब धीरे धीरे so he lost support among them। एक तरफ तो वो वार कर रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और उसकी जो जरीना थी, ज़ार की वाइफ को क्या कहते हैं, जरीना, सुनना, हाँ, जरीना जो थी अलेक्जेंड्रा, वो खुद ही जर्मन एडवाइज़र थी, यानी वो खुद जर्मन की थी। हाँ, ओके, अब ये देखो कि इतना ठीक है। अब ज़रा देखो, इसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो खुद जर्मन एडवाइज़र थी, जर्मन सपोर्टर थी। सो जरीना अलेक्जेंड्रा वाज जर्मन, उसका एक अलेक्जेंड्रास का जो जर्मन एडवाइज़र था, उसका एडवाइज़र जर्मन था, वो खुद जर्मन सपोर्टर नहीं थी। अलेक्जेंड्रास का जर्मन एडवाइज़र, सलाहकार, जिसको सचिव भी कहते हैं, सेक्रेटरी, एडवाइज़र। सो जर्मन एडवाइज़र रेस्प्यूटिन मेड द ऑटोक्रेसी इवन मोर अनपॉपुलर बाय द विंटर। सो उसने क्या किया, मेड ऑटोक्रेसी, वहाँ ऑटोक्रेसी तो चल रही थी। ऑटोक्रेटी का मतलब कि एक आदमी का शासन, जैसे मोनार्की होती ना, वैसे ही ऑटोक्रेसी होती, एक आदमी कोई शासन कर, मोर अनपॉपुलर।
उसने वहाँ पर लोगों में इस तरीके से क्या किया, प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोग विरोध में आ गए कि ऑटोक्रेसी हमें नहीं चाहिए, मोर अनपॉपुलर। एंड अप टू विंटर of 1916 rights were common up to 1916 के विंटर आते आते जार जार राजा होता है, और जैसे राजा रानी तो जार जरीना, किंग क्वीन, ये ऐसे होता है। नाम तो ये है, जार निकोलस था तो निकोलस की वाइफ अलेक्जेंड्रा थी, लेकिन ये पदवी होती है, दिस इज पोर्टफोलियो डेजिग्नेशन, जार कहते हैं। वहाँ जो राजा बनता था उसको जार कहते हैं, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से अप टू 16 विंटर जो जगह जगह पे दंगे होने लगे थे, राइट्स होने लगे थे, किसके लिए, ब्रेड के लिए। राइट्स ऑन ब्रेड शॉप वर कॉमन। यानी इतनी बात हो गई कि खाने की कमी होने लगी थी। अब हम आते हैं अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, क्योंकि इतना कुछ हो जाने से सब कुछ हो गया। नाउ इट इज़ सुटेबल टू टॉक अबाउट अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। अब जरा देखो, इन विंटर 1917 द कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड पीट्सबर्ग, आप ये समझ सकते हो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था, पेट्रोग्राड वहाँ का कैपिटल था, ठीक है ना। सो राजधानी पेट्रोग्राड कहा गया है। So in winter 1917 of 1917 the conditions in the capital Petrograd were harsh। कैसे हार्श थी, दैट इज ये विंटर की बात की जा रही है तो फरवरी, शुरू में विंटर, जैसे 16 का लास्ट विंटर है और 17 का शुरू विंटर, ऐसा होता है। तो इन फरवरी 1917 एक्यूट फूड शॉर्टेज वर फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर। अब देखो फरवरी 1917 है, साल का शुरुआत, वर्कर्स के क्वार्टर में खाने की कमी हो गई। फूड शॉर्टेज occurred in workers quarter। तो अब ये रात की बात है कि ऐसा हुआ। तो जब ये हो गई तो 22 फरवरी लॉक आउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नीवा, और साथ ही साथ 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में ताला जड़ दिया गया। एक तो खाने की कमी और वर्कर की फैक्ट्री बंद कर दी जाए। सो ऑन 22 फरवरी a lockout took place। So a lockout took place in a factory, at a factory on right bank of river Niva of river Niva। नाउ इसके बाद 25 फरवरी, 22 को ताला लगाया गया। 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। तो अब 25 फरवरी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी यानी जार, सस्पेंडेड ड्यूमा। आफ्टर दैट 27th पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेडेड, that is the state crowded with people raising slogan about bread। 27 को फिर लोगों ने हमला कर दिया। इतना होने के बाद जब ड्यूमा भी सस्पेंड हो गया ऑन 27 फरवरी, अभी भी अक्टूबर रिवॉल्यूशन नहीं आया है, तो
पब्लिक, या ये कह सकते हो वर्कर्स, तो पब्लिक भी कह सकते हो, पब्लिक रेडेड पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय को पर उन्होंने हमला कर दिया। रेडेड पहले 1905 में ब्लडी संडे हुआ, उसके बाद कुछ और ज़्यादा खास नहीं हुआ। इसने डूमा को 2 बार सस्पेंड किया, फिर जब वर्ल्ड वार आया 1914 में, तो शुरू में वार पॉपुलर रहा, ज़ार ने लोगों से सलाह नहीं ली, जब सलाह नहीं ली तो फिर इसके बाद थोड़े दिनों में देखा गया 1917 में कि वहाँ पर खाने की कमी पड़ गई लोगों के, वर्कर्स के क्वार्टर में, और इसने फिर तब एक फैक्ट्री पे ताला जड़ दिया और फिर ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया। तो लोगों ने अल्टीमेटली पुलिस हेडक्वार्टर पर रेड कर दी, और साथ में स्ट्रीट क्राउडेड विद पीपल, सारे सड़कों पे लोग भर गए, क्राउडेड विद पीपल डिमांडिंग फॉर ब्रेड, की हमको रोटी चाहिए। तो पहले ये यूरोपियन कंट्रीज है या कहीं पर भी ब्रेड बनी बनाई मिलती है। क्राउडेड विद पीपल रेजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड। सो वो लोग क्या कर रहे थे कि ब्रेड के लिए स्लोगन कर रहे थे। वेजेस के लिए कर रहे थे कि हमें पगार चाहिए, ये सारी चीज़, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, सभी चीज़ों के लिए। बेटर आवर का मतलब कि कम आवर्स, एंड अब की डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि अब तक 1870 तक यूरोप के सब जगह डेमोक्रेसी आ गई थी, और ये 40-45 साल बीत चुके, 47 ईयर्स, 1870 तक सब जगह डेमोक्रेसी आ गई थी यूरोप में, और यहाँ 43 ईयर्स हो गए। खैर, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, तो लोगों को यहाँ पता चल चुका था कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ होती है, लोगों का शासन, तो वो लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए। द जार फाइनली एब्डिकेटेड इस पावर, जार ने अपनी पावर खुद छोड़ दी 2 मार्च में। तो अब जार को जब इतना सब कुछ होने लगा, तो एब्डिकेट का मतलब खुद स्वतः अपने पद का त्याग कर देना। जार फाइनली एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड का मीनिंग भी मैं देख लेता हूँ। एब्डिकेट, एब्डिकेट अपने पद का त्याग कर दिया, उसने खुद छोड़ दिया। सो रेजिग्नेशन कर दिया एक तरीके से। तो जार फाइनली एब्डिकेटेड हिज पावर, 3 मार्च को उसने ऐसा किया। सो 2 मार्च को, ऑन 2 मार्च जार फाइनली एब्डिकेटेड, यानी रिजाइंड हिज पावर। तो अब इसके बाद क्या हो गया, किसने टुक ओवर कर लिया? नाउ सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स, तो वहाँ के जो कुछ लीडर्स थे सोवियत के और कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट। एंड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा फॉर्म्ड प्रोविजनल, जब तक आपको अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, इससे काम चलाओ, बाद में आपको परमानेंट मिलेगा। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट,
कि बाद में इलेक्ट होती रहेगी। टेम्पररी गवर्नमेंट उन्होंने बना ली इन रशिया। तो इस तरीके से, लेकिन अभी भी हम लोग के माइंड में ये नहीं आ पा रहा है कि अक्टूबर की रिवोल्यूशन क्यों हुई, क्योंकि ये तो 2 मार्च 17 की बात है, 1917, और अक्टूबर में रिवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ होगा। इन अप्रैल में, अब देखो मार्च की बात हो गई, अब अप्रैल में पहुंचो। इन अप्रैल बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल। उनको देश निकाला दे दिया था लेनिन को, जार ने, कि देश के बाहर भेज दिया था। तो फिर जब ठीक ठाक हो गया, जार ने अपना पद छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो उनको फिर वापस आ गए देश में। सो इन अप्रैल 1917 दैट इज बोल्शेविक। वहाँ 2 पार्टियाँ थी, एक बोल्शेविक थी और एक मेनशेविक थी। तो लेनिन का कहना था कि क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, मेनशेविक कहती थी कि सबको भर्ती करो, हाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, अभी वहाँ व्लादिमीर पुतिन है, तो व्लादिमीर लेनिन वापस आ गए, रिटर्न टू रशिया। देखो मुझे लगता है या फिर कोई कास्ट होगी, तो व्लादिमीर ऐसे पता कर लेते हैं। The queen abdicated in favor of her son. एक Her मिनट। son became king. व्लादिमीर मीनिंग Meaning of Bloody Mary. दैट इज रूलर ऑफ द वर्ल्ड। व्लादिमीर का मतलब है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ये बाइबल में ये वर्ड आया है, तो इसका नाम होता है कि जो संसार का विजेता, व्लादिमीर, ठीक है। हाँ, तो व्लादिमीर लेनिन रिटर्न्ड तो टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब देश निकाला देना, तो देश से निकाल दिए गए थे तो वो लौट आए। फ्रॉम एग्जाइल ही हैज़ 3 डिमांड्स एज विच आर नोन एज अप्रैल थीसिस। ये बहुत फेमस डिमांड है। ही हैज़ 3 डिमांड्स। अप्रैल में आए थे, तो जो उनकी डिमांड थी उसे कहा जाता है नोन एज अप्रैल थीसिस। इसको ड्यूमा के सामने रखी, क्योंकि अब जार तो रहा नहीं, तो उन्होंने ये जो अपनी डिमांड रखी। हाँ, मतलब एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। जार लोगों ने उन्हें, जार निकोलस ने उन्हें देश से निकाल दिया था। अब जब जार एब्डिकेट हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो क्या वो देश में वापस आ सकते हैं? जिसने देश से निकाला था तो वो तो चला गया, अब वो लौट आए, लेकिन लौटने के बाद उन्हें पसंद नहीं आया, ना ड्यूमा का काम पसंद आया, ना सोवियत लीडर्स का। तो उन्होंने कहा भाई मेरी 3 डिमांड मानो, तुम लोग शासन चला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी 3 डिमांड तो आपको माननी पड़ेंगी। ये लेनिन ने बोला, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो भी तो बोल्शेविक लीडर थे, उनकी भी तो पार्टी थी, कितने लोग उनको मानने वाले थे। हाँ, वॉर शुड बी बॉट टू एंड। तो 19 से वार कब तक चला था बताओ? 18 तक चला था, 14 से 18 तक वर्ल्ड वार। लेकिन सोवियत कब छोड़ दिया था? क्या 17 में उसने वर्ल्ड वार छोड़ दिया था? देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार, हाँ, तो देखो 1914 से 1918 तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वार। और जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला? 45 तक चला। 1941 में ये फुल फ्लेज वार हुआ है। 39 आप बोल रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वार में, देख लेता हूँ ड्यूरेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार। हाँ सही कह रहे हो, 1939 टू 1945 ये है।
तो अब यहाँ पर ये देखो कि इन्होंने पहली डिमांड इनकी मान ली गई थी 1917 में, वर्ल्ड वार छोड़ दिया था रशिया ने और अमेरिका आ गया था। तो फाइनल जीत अमेरिका ने दिलाई है। ये यही लेनिन की डिमांड थी ना, बोला अगर तुम वर्ल्ड वार लड़ते रहोगे तो देश में भूखे लोगों को खाना क्या दोगे, अपना सारा तो तुम रिसोर्सेज वहाँ पे दे रहे हो। तो इसलिए इनकी डिमांड मानी गई और फिर रशिया वर्ल्ड वार से बाहर हो गया, बोला हमें नहीं लड़ना वर्ल्ड वार। समझ में आई बात? पहली डिमांड थी वॉर शुड बी बॉट टू एन एंड, वॉर शुड बी बॉट टू एन एंड, उसे बंद करो वार को। टू एंड। दूसरी डिमांड थी लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, बी ट्रांसफर्ड, यानी बड़े बड़े लैंड लॉर्ड से लेकर के वो जमीन पीजेंट्स को दो। और तीसरी डिमांड थी बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, जितने बैंक हैं बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, तो गवर्नमेंट का उस पर होल्ड होना चाहिए। तो जो भी पैसा लोगों का रहेगा सुरक्षित रहेगा। ये काम है। बाई एंड बाई बोल्शेविक पार्टी वाज बिकम पावरफुल, ये बोल्शेविक लीडर थे और इनकी पार्टी पावरफुल होती गई। टू रिड्यूस इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द बोल्शेविक लीडर। लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, चाहे वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, क्या वो चाहेगी कि दूसरी पार्टी पॉपुलर हो? वो तो चाहेगी मैं टेम्परेरी हूँ तो भी में हमारा ही शासन चलता रहे, ठीक है कि नहीं? तो स्लोली स्लोली बोल्शेविक हाँ बोलिए। नहीं, ये 3 अप्रैल थीसिस हैं बस। अब ये अगला पॉइंट, ये 3 अप्रैल थीसिस हो गई। तो स्लोली स्लोली बोल्शेविक पार्टी एंड लेनिन क्या हो गए? पॉपुलर हो गए। क्या? बिकेम पॉपुलर हो गए। बट जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट, डिड नॉट लाइक इट, उसने इसे पसंद नहीं किया और बोल्शेविक लीडर को जेल के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक दिस, और उसने क्या किया कि लीडर्स को बहुत सारे अरेस्ट करने लगा एंड स्टार्ट अरेस्टिंग बोल्शेविक लीडर्स। जो ऐसी बात करता था उनको अरेस्ट कर लिया। ऐसी बात हो गई। सो मैनी बोल्शेविक लीडर्स हाइड हो गए या भाग गए, देश से छोड़कर भाग गए, ऐसा हो गया। सो अब क्या होगा? ये चीज़ होने लगी। नाउ द मेंशेविक का अभी यहाँ कोई बात नहीं है, मेंशेविक की आगे आएगी। तो अभी ये लेनिन है, फिर स्टालिन आएंगे, उसमें आएगा, अभी नहीं बात की जा रही है। इस पैराग्राफ में है कि देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके किसके बीच बनी थी। एक थी कि हो सकता है कि जो मैं सोवियत पार्टी की बात कर रहा हूँ वही मेंशेविक हो। हमने कहा ना सोवियत पार्टी और ड्यूमा की गवर्नमेंट थी कि नहीं? तो बोलो जो मेंशेविक थे क्या वो बोल्शेविक को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनके हाथ में पावर आ गई है। तो वो उन्होंने देखा रही ये तो बोल्शेविक अपनी डिमांड उठा रहे हैं। अभी तक लेनिन नहीं था तो ये चुपचाप थे, अब लेनिन के बाद आने के बाद तो ये खड़े हो गए अपनी डिमांड लेके। तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि, और लोगों के बीच में पॉपुलर भी हो रहे थे कि हाँ लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। लोग इन्हीं के समर्थन में बोल रहे थे कि लड़ाई तो ख़त्म होनी चाहिए। और वर्कर्स, लैंड मिलने वाली थी वर्कर्स को, तो सब खड़े हो गए हाँ लैंड तो मिलनी चाहिए पीजेंट्स को।
तो जब ये पॉपुलर हो गए तो फिर इनको अरेस्ट किया जाने लगा तो ये बहुत लोग छिप गए, बहुत सारे लोग भाग गए, ऐसा होने लगा। और धीरे धीरे इनके बीच में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में झगड़ा बढ़ता चला गया। ठीक है कि नहीं? अब देखो कि द कन्फ्लिक्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये मानो मेनशेविक सोवियत पार्टी और साथ में ड्यूमा, यही है। प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरीके की टेम्परेरी गवर्नमेंट है, वो कोई इलेक्ट होके तो आई नहीं थी। जब वहाँ का जार हट गया तो उन लोगों ने जो वहाँ बैठे हुए थे पहले से इलेक्टेड थी, उन्होंने बना ली गवर्नमेंट। तो इलेक्शन फिर से होना चाहिए था जार के हटने के बाद, तो फिर लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था ना। तो अब इसके बाद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन यानी झगड़ा बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक बिकेम द कॉज ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यही अक्टूबर की क्रांति का कारण बना। एंड बोल्शेविक, सो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस वाज, इसकी वजह से क्या हुआ, बिकेम कॉज ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। एक तो अप्रैल थीसिस इंपॉर्टेंट है जो लेनिन ने दी थी, और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन, दो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्टूबर की क्रांति अब ये क्यों हुई? नाउ व्लादिमीर लेनिन इन सितंबर began to bring together Bolshevik supporters for an uprising, began to bring together, जितने भी बोल्शेविक सपोर्टर्स थे सितंबर से व्लादिमीर लेनिन ने सबको बोला एकजुट हो जाओ, एक साथ आ जाओ। पहले तो वो छिपते भागते फिर रहे थे, लेकिन अब लेनिन ने क्या किया, व्लादिमीर लेनिन इन्होंने क्या किया, कलेक्टेड ऑल बोल्शेविक सपोर्टर्स। कब किया? सितंबर में। इन सितंबर में उनको एकजुट किया। एंड अक्टूबर की रिवॉल्यूशन होनी थी कि हम अब इस सत्ता को हटा देंगे। सो उन्होंने सारे बोल्शेविक सपोर्टर से कहा एक साथ आ जाओ, छिपने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इन सितंबर नाउ एंड on 24th October, Prime Minister Kerensky left the city to bring in troops to prevent the situation from going out of control. तो अब on 24th October जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे कि और सेना बुला के लाए जिससे बोल्शेविक को हराया जा सके, तो वो निकल गए बाहर सेना लाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की left the city to bring in troops to control द सिचुएशन, कि ये लोग कभी भी आक्रमण कर सकते हैं तो इनको अरेस्ट करना है। सिचुएशन ऐसा हो गया। नाउ अब सारे बोल्शेविक को जो लोग अब उठ रहे हैं, क्योंकि लेनिन ने कहा कि छिपने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अब इकट्ठे होने लगो। तो फिर अब ये देखा कि ये तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर केरेंस्की थोड़े दिन तो छिप के रहे। फिर अब जब लेनिन ने फिर से आवाज़ उठाई कि सब एकजुट हो जाओ, तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर को लगा नहीं फिर गड़बड़ होगी और अब हमें सेना लानी चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अक्टूबर की बात है,
पहले से सेना होगी, अब रशिया बहुत बड़ा है तो इधर उधर वो गए जो भी और थी, तो मतलब इसमें बुक में तो यही लिखा है कि सेना को लाने गए, टू ब्रिंग इन ट्रूप्स, उन्हीं की सेना थी। लेकिन वो अब जहाँ पर भी गए हों इसमें ज़्यादा नहीं लिखा है, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रूप्स लेने गए, टू ब्रिंग इन ट्रूप्स टू प्रिवेंट द सिचुएशन। द अक्टूबर रिवोल्यूशन मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ लेनिन्स रूल ओवर सोवियत विद द बोल्शेविक अंडर हिज गाइडेंस। लेनिन, तो इसके बाद इन अक्टूबर क्या हुआ नाउ अब जरा देखें कि यहां तक की तो बात हो गई। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन की चीज बुक से देखें कि बुक में क्या लिखा है। तो कुछ और भी चीजें देख लो कि अनएम्प्लॉयड जो पीजेंट्स थे इन प्री वार, यानी अनएम्प्लॉयड लोग थे, बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे। चैरिटेबल किचन में खाना खा रहे हैं, जो पुअर हाउस है उनके पास खाने तक को नहीं था। और कई लोग तो जो बस सोने को मिलता था, 18-18 घंटे काम करते थे, और डॉर्मेट्री थी, डॉर्म्स, उसमें बस सो जाते थे, फिर उठ के फिर काम करने। लोगों कितनी बेकार सिचुएशन थी, उन यानी पूरा दिन काम करना पड़ता था, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ओके नाउ इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि फरवरी में क्या हुआ। तो फरवरी में ये बात हमने देखी कि ये लोग जो वो वाली बात नहीं बताई थी हमने कि रिवर नीवा के उस साइड में वर्कर्स के बंकर्स में खाना ख़त्म हो गया था और इधर ताला लग गया था, और फिर यहाँ पर लॉकआउट हो गया था। तो इस वजह से सारे लोगों ने सड़क पर आ गए कि हमें खाना चाहिए, वेजेस चाहिए, और फरवरी में ही छोड़ दिया था उसने, ज़ार निकोलस ने। तो ज़ार निकोलस ने छोड़ दिया था। नाउ एक हुआ क्या था कि जो ज़ार, ये जो रशियन सोल्जर्स थे, ये रशियन सोल्जर्स आप देख रहे हो कितने सारे हैं। अच्छा, रशियन सोल्जर्स ने भी एक काम किया इसमें। ये जो इम्पीरियल आर्मी थी, ये इन्होंने मुख्य किरदार निभाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी, और अब ये रिवोल्यूशनरीज के साथ हो गए। किसी के सोल्जर ही अगर रिवोल्यूशनरीज के साथ हो जाए क्या, तो क्या जार चुपचाप अपनी पावर नहीं खो देगा? बोलो, पावर कोलैप्स हो गई भाई। अगर आपकी सेना लड़ते लड़ते हाँ थक गई है, और आप उन्हें लड़ाए जा रहे हो, ना खाने को दे रहे हो, ना कुछ तरीके से, ना उनके घर में उनका वेतन भेज रहे हो, पैसा देने के लिए नहीं है, सैलरी के लिए, तो ऐसे में सेना क्या करेगी? क्या अपनी लॉयल्टी नहीं शिफ्ट कर देगी? बताओ। आप सोच रहे होगे कि क्यों ज़ार ने अपनी पावर एब्डिकेट कर दी। इसका रीज़न था कि फरवरी में जो सेना थी वो खुद ही उनका साथ नहीं दे रही थी, वो रिवोल्यूशनरिस्ट के साथ हो गई थी। समझ में आ गई बात? हाँ इसके बाद अब वहाँ पर हाँ बोलो। देखो, ये जो भी ज़ार निकोलस की बात है, अब इसके बाद ये चीज़ 41 की है। तो 41 में क्या हुआ, यहाँ से अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि धीरे धीरे वहाँ पर जब जापान ने 41 की बात है, उस समय हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि ऑटोक्रेसी जाती है फिर लौट आती है, सीधे सीधे डेमोक्रेसी नहीं आती है, कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी बनी रहती है। जैसे एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेसी फुल फ्लेज आने में समय लगता है। आप देख रहे हैं कि फ्रांस में 3 बार में रिवोल्यूशन हुआ और 3 रिपब्लिक जाके के फिर डेमोक्रेसी आई है, मालूम है कि नहीं? तो ऐसे इंडिया में भी कई बार ऐसे पार्टी हम देखते हैं कि भाई हमें तो डेमोक्रेसी है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी और बिल्कुल ऑटोक्रेसी जैसा बिहेव किया, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सब जेल में डाल दिया बिना पूछे। तो ऐसा लगता है कि हमें डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन फिर ऑटोक्रेसी आ जाती है। तो ऐसे यहाँ से अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे रशिया में इनका शासन हो गया था, लेनिन का, बोल्शेविक का, लेकिन धीरे धीरे फिर ऑटोक्रेसी आ गई और फिर सेना त्रस्त हो गई। ज़ार उस समय नहीं रहा होगा, बट हाउ एवर द आर्मी बिकेम डिसलॉयल अगेन, इट डिड नॉट वांट टू फाइट एनी वार, सो ही पेव्ड वे फॉर जापानीज आर्मी टू गो एंड रूल। समझ में आ गई बात कि नहीं? एक बार आर्मी जब डिसलॉयल हो जाती है
और फिर अगर फिर आगे से फिर वैसा ही कुछ हो सिचुएशन और फिर वार में छोड़ा जाए। तो पहली बार जब डिसलॉयल हो गई, उसने रिफ्यूज़ कर दिया लड़ने से कि भाई हमें आप वेतन नहीं दे रहे हो, तो उसे अपनी आर्मी बुलानी पड़ी रशिया को। क्यों बुलानी पड़ी? 17 में वार एंड क्यों हो गया? हाँ ज़ार को उस समय तो सेकंड वर्ल्ड वार में ज़ार नहीं था, लेकिन फिर भी जो रशियन आर्मी थी उसने जापानी से लड़ाई नहीं की थी, और जापानीज़ अंदर आते गए थे और उसने हथियार डाल दिए थे, वो बड़ी आसानी से कब्जा कर लिए थे। बट व्हाट वाज द सिचुएशन, उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा। बट ज़ार नहीं था, इतनी बात तो निश्चित है। समझ में आ गई बात? कोई कंडीशन रही होगी, सेना अपने जो भी उस समय हेड से डिसकंटेंटेड रही होगी, असंतुष्ट रही होगी, तो उसने ऐसा किया होगा। ये देखो ड्यूमा। तो अब ये बात हुई फरवरी में ज़ार ने छोड़ दी थी पोजीशन। उस समय के ड्यूमा ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। ये ड्यूमा देखो, है ना ड्यूमा, वहाँ का संसद, ठीक है कि नहीं? तो ये लोग मिलकर उन्होंने क्या बनाई, इन्होंने पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग हुई और इन्होंने फरवरी में बोला कि अब हम बनाएंगे। अच्छा, फरवरी के बाद 2 मार्च को क्या ज़ार ने अपने पद से छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था क्या? 2 मार्च के बाद अप्रैल में लेनिन आए वापस। लेनिन ने अप्रैल थेसिस दी तो लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया जाने लगा। फिर सितंबर में लेनिन ने क्या कहा कि सब लोग फिर से एकजुट हो जाओ। ऐसा हुआ कि नहीं? और सितंबर आने के बाद अब जरा देखो, तो अब ये बात है, यही है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ए बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन, यानी ये लेनिन है। लेनिन अपने लोगों को, बोल्शेविक्स को बता रहे हैं कि सबके हाथ में आर्म्स हैं। तो ये बोल्शेविक वर्कर्स पार्टी को ये एड्रेस कर रहे हैं 1917 में कि डू नॉट फियर, ठीक है। एंड इस तरीके से हाउ एवर दे वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, उनको बहुत तरीके से जेल में डाला गया, बहुत सारे फ्ली हो गए, भाग गए, बट फिर भी ये एड्रेस कर रहे हैं। अब आगे की बात देखो कि जुलाई में क्या हुआ, अप्रैल थीसिस दी गई, ए प्रो बोल्शेविक डिमॉन्स्ट्रेशन बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। बोल्शेविक ने फिर से डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उनके ऊपर आर्मी ने गोलियां चला दी। बोल्शेविक पर गोलियां चल रही हैं, दिख रहा है ना आपको? तो बोल्शेविक डिमॉन्स्ट्रेशन था, तो उन पर अब गोलियां चल रही हैं। अब देखो, मेनशेविक तो थे, वो पार्टी में हो गए, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो तो अब कभी हड़ताल करेंगे नहीं। अब कौन हड़ताल करेगा बताओ? बोल्शेविक ही तो करेंगे। जिसकी गवर्नमेंट होती, क्या वो हड़ताल करता है क्या? तो पब्लिक की डिमांड कौन रेस करेगा बोलो? जो बाहर है सत्ता से, वही तो करेगा। क्योंकि लेनिन उस समय थे ही नहीं देश में जिस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। अगर लेनिन होते तो क्या उनको भी गवर्नमेंट में न शामिल कर लिया जाता? बोलो, वो तो बाद में आए ना, तो तब वो भी नहीं बोल सकते थे कुछ, लेकिन वो बाद में आए तो अब उनको भी पावर चाहिए थी। तो उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई, सबको बोल्शेविक करके अपनी पार्टी में डाला, इकट्ठा किया कि लड़ो, अपने अधिकार पाओ। तो ये सब चीज़ हुई। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अब इसके बाद बारी आती है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अब अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हुआ, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ हो गई और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ले गए, अब अक्टूबर में क्या हुआ, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रू एंड लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर लगने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी डिक्टेटरशिप ही लाएगी, ये ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है और डिक्टेटर की तरह रूल करेगी। In September, he began discussion, uprising against government. Bolshevik supporters in the army, Soviets and factories are brought together. लेनिन ने क्या किया, आर्मी में भी बहुत सारे बोल्शेविक के सपोर्टर थे, उनको अपनी तरफ बुला लिया, और सोवियट्स जो उस समय सोवियत पार्टीज में भी थे उनको बुला लिया, और फैक्ट्रीज में भी। अब जरा देखिए, ऑन 16 अक्टूबर 1917, Lenin persuaded Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree a socialist seizure of power. तो उन्होंने क्या किया
कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, उन्होंने कहा कि हम बिना झगड़े अब तुम मुझे पावर दे दो, उन लोगों से बोला। सो 17 ही परसुएडेड, लेनिन ने बात की। परसुएडेड का मतलब समझते हो? परसुएडेड यानी बातचीत की, सोवियत से बात की, जो सोवियत पार्टी, परसू करना। एंड टू फॉर सोशलिस्ट सीजर, सोशलिस्ट का मतलब है कि आराम से बिना झगड़े हुए हमें पावर दे दो, सीजर ऑफ पावर, सीजर ऑफ पावर। ओके, द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय सोवियत अंडर ट्रॉस्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर, इसके लिए कमेटी बनाई गई। तो अ कमेटी वॉज अपॉइंटेड, मिलिट्री कमेटी, सोशलिस्ट सीजर, सीजर का मतलब कब्जा करना, कि आराम से तुम चुपचाप मुझे पावर दे दो, सीजर यानी ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड, कि हम ठीक है तुम्हें दे देंगे। देखो बड़ी ड्रामेटिक हुआ। अ कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय सोवियत, सोवियत ने बना भी ली, अंडर एक उसके लिए हेड रखा गया, मिलिट्री हेड, लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है, कि तुम कैसे कैसे पावर देनी इस चीज़ को गाइड करोगे। टू ऑर्गेनाइज द सीजर, एक इसके ये मिलिट्री का हेड था, कि ठीक है, ये लीडर्स सोवियत वाले बोल रहे थे कि तुम्हारी पावर बढ़ रही, ठीक है, जैसे जार ने अपनी छोड़ी थी पद, हम भी एब्डिकेट कर देंगे, तुमको दे देंगे। तो ऑर्गेनाइज द सीजर, ठीक है, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। सीजर का मतलब कि हम कब्जा दे देंगे। बट द डेट वॉज केप्ट सीक्रेट, लेकिन ये डेट लोगों को नहीं बताई गई, डेट वॉज केप्ट सीक्रेट, ऐसी बात हो गई। द अपराइजिंग बिगेन, ये 16 अक्टूबर की बात है, लेकिन 24 अक्टूबर को क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैज़ लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, और बात और कुछ चल रही थी, फिर ये सब किसी को बताया नहीं गया था, और उनकी अपनी योजना भी चल रही थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनको ऐसे ही हम उलझन में रखेंगे और हम ट्रूप्स को ला के इनको दबा देंगे। तो अब वो चुपचाप सीक्रेटली चले गए ट्रूप्स लाने। कौन चले गए? 24 अक्टूबर को ऑन 20, हाँ बोलिए। ट्रॉट्स्की, दैट इज लियोन ट्रॉट्स्की। समझ में आई बात? तो अब ये एक मिलिट्री लीडर था, तो इस अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिया उन्होंने कि बोल्शेविक को दबाना है। ऐसे तो कोई अपनी पावर नहीं दे देगा, ठीक है। केरेंस्की, ये जो शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बात की गई थी, हैड लेफ्ट सिटी, ठीक है, टू समन ट्रूप्स। नहीं, देखो सोशलिस्ट एक कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट में दो पार्टियां हैं, सोशलिस्ट में मेंशेविक भी है, बोल्शेविक भी है, दोनों यही चाहते थे कि लोगों, मतलब जो प्रॉपर्टी किसी की ना हो, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो। लेकिन जो मेंशेविक थे वो चाहते थे उनकी पार्टी के मेंबर खूब बढ़ते चले जाएं, अंधाधुंध, क्वालिटी नहीं देखते थे। और जबकि बोल्शेविक कहते थे कि हमारे पास जो है कमिटेड मेंबर होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, बस इतना ही अंतर था। दोनों सोशलिस्ट थे। रशिया में जो पार्टीज हैं सब सोशलिस्ट ही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैज लेफ्ट टू समन, जो लेनिन परसुएडेड सोवियत फॉर सोशलिस्ट सीजर, यानी सोशलिस्ट का मतलब है कि बड़े आराम से, बिना झगड़े, प्यार से हमको तुम पावर दे दो, विदाउट फाइटिंग। सोशलिस्ट सीजर का क्या मतलब है? विदाउट फाइटिंग। समझ में आया कि नहीं?
सोशल वे में, हाँ लेफ्ट सिटी, ही हैज़ लेफ्ट सिटी टू समन ट्रूप्स, वो फिर बाहर निकल गए कि अब हम इनको, जब तक इनको बोलेंगे ठीक है हम पावर दे रहे हैं, तब तक हम सेना बुला लाएंगे और इनको सबको अरेस्ट कर लेंगे। समन ट्रूप्स है ना, ये भी तो एक चालाकी है कि नहीं। एक तरफ तो तुम सीजर की बात कर रहे हो और एक तरफ तुम ट्रूप्स बुला रहे हो। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक न्यूज़पेपर, और जब तक सुबह होते होते एट डॉन, इतना होने के बाद क्या हुआ कि नाउ मिलिट्री मैन सीज, हाँ क्या, लेफ्ट सिटी टू समन ट्रूप्स, बुलाना, समन का मतलब होता है बुलाना और ट्रूप्स का मतलब सेना। तो नाउ टू बोल्शेविक, इसके बाद क्या हुआ, बिल्डिंग्स, ट्रूप्स ने क्या किया, अरेस्टेड, ट्रूप्स जो थी सीज कर ली, सीज अपने कब्जे में लेना होता है, सीज्ड टू बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, जहाँ से बोल्शेविक के न्यूज़पेपर छपते थे वो बिल्डिंग अपने अंडर में ली, ऐसा कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, जो गवर्नमेंट की तरफ वाले थे, वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। सो सम ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस, सम ट्रूप्स, कि कोई उन पर आक्रमण ना कर दे। ट्रूप्स वर सेंड टू टेक ओवर टेलीफोन, कि संसार को पता न चल जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों माध्यम से संसार को पता चलता है, एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और मतलब उसमें एक कोड होते हैं, डिड डिड डा डिड डिड डा डा डिड डिड, उसमें डॉट डॉट बन के आते हैं, डॉट और डैश, उससे मैसेज भेजा जाता है, कोडेड मैसेज, सीक्रेट कोड, उससे लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। टेलीग्राफ में बटन दबाओगे तो 3 लेटर पे 1 लेटर बनता है, जैसे डिड डिड डा को ए कहते हैं, डा डिड डिड को बी कहते हैं, तो ऐसे 3 लेटर डॉट और डैश से कोड बनता है, यानी आप समझो 0 और 1 से कोड बन जाएगा सारा। तो उस तरीके से उसको कहते हैं टेलीग्राफ। कि ये अब इससे लेनिन बाहर से अपना सपोर्टर्स बुला सकते थे कि वहाँ जाके चुपचाप बोल्शेविक चले जाएंगे और अपना एक टेलीग्राफिक मैसेज भेज देंगे जर्मनी में और कहीं, वो सब जगह बोल्शेविक हैं, वो लोग आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि कहीं से ये लीक ना हो पाए कि हम लोगों ने बोल्शेविक पर कब्जा कर लिया है, बाहर से इनको कोई सपोर्ट ना मिल पाए और टेलीफोन भी ना कर पाए किसी। देखो जो मेनशेविक थे, मेनशेविक और बोल्शेविक दोनों ये रशियन की ही पार्टी है, तो ये ऐसा नहीं है, और कहीं तो सोशलिज्म फेवरेट नहीं होगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये रशिया के कॉन्टेस्ट में ही दी गई हैं। इस समय जो प्रो गवर्नमेंट है उनमें मेनशेविक बैठे हुए थे और साथ ही साथ ड्यूमा, जो इलेक्टेड ड्यूमा थी वो थी। मेनशेविक पावर में थे, बोल्शेविक आउट ऑफ पावर थे। अभी आगे बताएगा। प्राइम मिनिस्टर गया नहीं, प्राइम मिनिस्टर गया, ट्रूप बुला लाया। अब उस ट्रूप ने बोल्शेविक को सबको कब्जे में कर लिया, 2 बिल्डिंग कब्जे में कर ली और टेलीग्राफ टेलीफोन ऑफिस कब्जे में कर लिया कि ये लोग कोई मैसेज ना भेज दें, और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट भी कर लिया। इतना काम कर लिया एंड साथ में क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया कि अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड द विंटर पैलेस। ऐसी बात हो गई। इन द स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी। तो
ये जो भी चीज़ थी, जो कमेटी थी जिसका हेड कौन था, अभी पीछे नाम बताया, कौन हेड था बताओ, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर को देख रहा था। हाँ हाँ। सो इसका मतलब है कि मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी अंडर द हेड ऑफ लियोन ट्रॉट्स्की उसने क्या किया, उसने कहा कि ये गलत हो रहा है, हमें तो पावर देनी ही है इनको, हम इन्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, है ना। मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, कमिटी हेडेड बाई, कौन हेड कर रहा था उसको, हेडेड बाई लियोन ट्रॉट्स्की। उसने क्या किया उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर्ड सपोर्टर्स अपने सपोर्टर से बोला टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। उसने कहा कि सारे ऑफिस अब सीज कर लो और सभी मिनिस्टर को अब अरेस्ट करो। लियोन, लियोन लिखो, लियोन, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो इसने साथ दिया बोल्शेविक्स का। और इसके बाद कि अब जरा देखो, इतना ही नहीं, वो जो नीवा नदी थी ना, उसमें बड़े बड़े वो वारशिप बुला लिए। जरा सोचो, दे कॉल्ड, बोल्शेविक का जैसे हमने बताया ना, ट्रूप्स जो थे उसमें, ट्रूप्स में बहुत सारे बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे। तो बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे तो उनकी अब एक हेड बनाई गई मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, जो रिवोल्यूशनरी कमेटी थी जिसका हेड बनाया गया। तो अब ये बात हो गई थी, मिलिट्री को पता चल गई थी कि हमें पावर का ट्रांसफ़र करना है। तो उस समय अगर मिलिट्री उनके हाथ में होती तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर था वो बाहर से ट्रूप क्यों बुलाने जाता, फिर मिलिट्री की मदद ना ले लेता। बोलो, मिलिट्री तो उनका बात मान ही नहीं रही थी, तभी वो बाहर से बुला के लाया, उसने इतना सब कुछ किया। जब मिलिट्री को पता चला कि हमें तो पावर देनी थी, लियोन ट्रॉट्स्की को तो पता ही था, तो उसने कहा ये गलत हो रहा है, उनको हमें पावर देनी है, उसी पर ही कब्जा कर रहे हैं बिल्डिंग पर। तो फिर उसने उल्टा काम किया और उसने क्या किया, दे कॉल्ड वारशिप, बड़ा खेल है। उसने कहा कि ज़रूरत पड़े तो विंटर पैलेस पे बॉम्ब शेल मार के इसको गिरा दो। दे कॉल्ड वारशिप इन नीवा रिवर, ठीक है, ऐसा उसने किया। एंड शिप ऑरोरा शेल्ड विंटर पैलेस, और वारशिप इन, जो उनका एक शिप था, शिप का नाम था ऑरोरा, उसने तो बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया विंटर पैलेस पर, शेलिंग भी शुरू कर दी, शेल्ड विंटर पैलेस। इससे बुरी तरीके से सारे लोग डर गए। तो जो शिप ऑरोरा था उसने क्या किया, विंटर पैलेस पर ही हमला कर दिया कि नहीं, नीवा नदी से ही लड़ाई शुरू कर। वारशिप होते हैं ना, जैसे हमारे पास विक्रांत नहीं था, वारशिप तो वारशिप होते हैं, उससे तुम जहाज उड़ा लो, बॉम्ब चला लो, कुछ भी करो। ऐसे वारशिप की पनडुब्बी होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, लड़ाई के काम में आती हैं। अदर वेसल्स सेल डाउन द नीवा एंड टुक अदर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और नीवा से ही सारे और शिप चारों तरफ सेलिंग करते करते पूरी मिलिट्री पॉइंट्स को टुक ओवर कर लिया, ठीक है। बाई नाइट द सिटी वाज अंडर द कमेटी के कंट्रोल, रात होते होते तक, ठीक है। बाई नाइट सिटी वाज अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, या ये कह सकते हैं मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी।
मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर ही में हो गई। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अक्टूबर रिवोल्यूशन क्या है, तो ज़रा लंबा क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, कमेटी एंड मिनिस्टर है सरेंडर्ड, और मिनिस्टर जिन्हें अरेस्ट किया गया था उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड, ये वही जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था ना, तो ड्यूमा के मिनिस्टर सब सरेंडर कर दिए। एंड फिर मीटिंग हुई, जब सरेंडर कर दिया फिर उन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है तुम सरेंडर कर चुके हो, चलो अब मीटिंग पे चलो। एंड द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, उन्होंने बोल दिया बोल्शेविक को दे दो। एंड फिर अब मीटिंग हुई जब सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस, देखो कांग्रेस का मतलब कुछ नहीं होता, कौन का मतलब साथ और एग्रीगेट साथ में जो बैठे, सो कौन एग्रीगेट एक साथ बैठने को कहते हैं कांग्रेस। समझ में आई बात कि नहीं, इसीलिए तो सारे देश में कांग्रेस बोला जाता है। सो और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड वहाँ की राजधानी थी, अभी तो मॉस्को है, ग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव्ड, ठीक है, बोल्शेविक एक्शंस, हाँ नहीं ये नहीं आएगा, एसएसटी नहीं पूछेंगे, इसे तो आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अपराइजिंग टुक, हाँ अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी, देयर आर हैवी फाइटिंग इन मॉस्को बट द दिसंबर, फिर इस तरीके से मेजॉरिटी अप्रूव्ड, हाँ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अप राइजिंग ऑल्सो अकर्ड इन मॉस्को, मॉस्को में भी ये सब हुआ, लेकिन बोल्शेविक इजिली कंट्रोल्ड दैट एरिया। इन मॉस्को तो बट बोल्शेविक कंट्रोल्ड दैट, सो मॉस्को और पेट्रोग्राड, क्या ये अब बोल्शेविक के अंडर में आ गया था, दो चीज, सो मॉस्को तो आ ही गया था और पेट्रोग्राड, दो चीज आ गई थी। पेट्रोग्राड पहले राजधानी थी, पेट्रोग्राड एरिया केम अंडर कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक, दिस इज कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब समझ में आया अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है ना। अच्छा, अक्टूबर रेवोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, तो ये जो लेनिन है और ट्रॉट्स्की, क्योंकि ट्रॉट्स्की नहीं तो उसका साथ दिया था, तो अब ये पेट्रोग्राड में एक साथ हैं कि देखो हमारी जीत हुई है, बात की नहीं। ये फिगर आपकी बुक का है 11 फिगर कि भाई हम लोगों ने साथ में सीज ऑफ पावर को सोशलिज्म, ट्रॉट्स्की ने इनकी मदद की, नहीं तो सब अरेस्ट हो जाते। अब वो मिलिट्री का रिवोल्यूशनरी का हेड था, उसने लोगों को बताया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सीजर ऑफ पावर बोली गई है वो होनी चाहिए। तो लोग आ गए अपनी सारा पूरा नेवी लेकर के, सोल्जर्स आ गए मिलिट्री के, और उन्होंने सारा पलट दिया काम। ऐसा किया गया कि नहीं।
तो अभी भी जो देखो इसमें अभी भी 2 पेज बाकी हैं, तो ये परसों और चलेगा, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? एक दिन और लगेगा अभी इसमें। ओके, इतना ही रखो। ओके, वेलकम।